नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर डेफामेशन के बारे में। और डेफामेशन की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेफामेशन, उसके बाद में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ डेफामेशन, और फिर हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डेफामेशन जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लायबल एंड स्लैंडर डेफामेशन की, और लास्ट में हम कवर करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ डेफामेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि डेफामेशन की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफामेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। डेफामेशन, बात करते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग की। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, और उस रेपुटेशन को बनाए रखने का उसका अपना ही अधिकार होता है। वो अधिकार जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उस व्यक्ति को मिला होता है, यानी कि अगर उसकी रेपुटेशन पर, उसके प्रतिष्ठा पर कोई अदर व्यक्ति हमला करता है तो वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। उसी को हम कहते हैं डेफामेशन। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, तब जाकर इसकी डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डेफामेशन इज डिफाइंड बाय द एमिनेंट जूरिस्ट एज अंडर, यानी कि दोस्तों अलग अलग जूरिस्ट ने डेफामेशन को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विनफील्ड की। विनफील्ड क्या कहते हैं? विनफील्ड कहते हैं डेफामेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जनरली, और विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन। यानी कि दोस्तों डेफामेशन एक ऐसा पब्लिकेशन होता है या ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को लो कर देती है सोसाइटी के लोगों के नज़रों में, या ये कहें कि सोसाइटी में उस व्यक्ति की रेपुटेशन जो है वो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो उससे अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या ये कहें उस व्यक्ति को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें सामंड की, तो सामंड कहते हैं डेफामेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स एंड डेफामेटरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनदर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। यानी कि अगर हम सामंड की बात करें तो डेफामेशन एक ऐसी पब्लिकेशन होती है जो गलत होती है, या फिर एक डेफामेटरी स्टेटमेंट होती है जो बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए दी जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को कहता है कि वो चोर है, तो ये एक डेफामेशन होगी, क्योंकि बी नामक व्यक्ति जो है असल में चोर नहीं होता। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि वो इम्पोर्टेड है, नपुंसक है, तो ये स्टेटमेंट भी डेफामेटरी होगी, ये भी डेफामेशन होगा, क्योंकि वो व्यक्ति असल में ऐसा नहीं होता। तो यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट करना या डेफामेटरी स्टेटमेंट करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी ट्रुथ के, वो डेफामेशन कहलाएगी। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो डेफामेशन होती हैं? नहीं दोस्तों, डेफामेशन के अपने कुछ एसेंशियल्स होते हैं। अगर वो एसेंशियल फुलफिल होंगे तो ही जो स्टेटमेंट है वो डेफामेशन की स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज नहीं। तो अब हम बात करते हैं डेफामेशन के एसेंशियल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट कहता है द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी, यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट दी जा रही है, जो स्टेटमेंट की जा रही है, वो डेफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वो स्टेटमेंट डेफामेटरी स्टेटमेंट कब होगी? जब वो इन 3 पॉइंट्स को, जो 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन 3 पॉइंट को फुलफिल करेगी, तो स्टेटमेंट जो है वो डेफामेटरी स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगी। पहला पॉइंट है इसमें, एक्सपोजेज द प्लेंटिफ टू हार्टेड कंटेम्प्ट रिडिक्यूल, और यानी कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ को, जो वादी को घृणा की तरफ ले जाती है या उसका अपमान कराती है। दूसरा पॉइंट है टेंड्स टू इंजर हिम इन हिज प्रोफेशन और ट्रेड, यानी कि दोस्तों ऐसी उसको इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसके प्रोफेशन में और ट्रेड में हानि होनी शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कॉजेज हिम टू बी शन्ड और अवॉइडेड बाय हिज नेबर्स और बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ऐसा काम होना शुरू हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके जो नेबर्स हैं या उसकी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट किसी ने दी है तो वो स्टेटमेंट डेफामेटरी स्टेटमेंट कहलाएगी। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी।
दूसरा एसेंशियल है द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट दी जा रही है, जो डेफामेटरी स्टेटमेंट दी जा रही है, वो प्लेंटिफ से रेफ़र करनी चाहिए। ऑल दो वो डायरेक्ट हो या ना हो, पर वो प्लेंटिफ को रेफ़र करनी चाहिए। फिर चाहे डिफेंडेंट की इंटेंशन हो या ना हो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट करने की, अगर वो डेफामेटरी स्टेटमेंट हुई है और वो प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही है तो डेफामेशन का केस बनेगा। इस एसेंशियल को क्लियर करते हैं दोस्तों हम एक एग्जांपल से। एक पब्लिकेशन कंपनी ने एक स्टेटमेंट पब्लिश की जिसमें उसने एक्स नामक व्यक्ति का नाम यूज़ किया, जो कि उसकी एक इमेजिनरी नेम के तौर पर उसने इस्तेमाल किया था, और उसने उस नेम को यूज़ करके एक वाक्य बनाया था कि उसके साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई थी या वो इस चीज़ को यूज़ करता था। और बाद में इस नाम का एक व्यक्ति सच में सामने आया जिसकी समाज में रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन हो गई उस खबर की वजह से, उस पब्लिकेशन की वजह से। तो उस व्यक्ति ने उस पब्लिकेशन हाउस के ऊपर केस डाल दिया कि उसकी इस स्टेटमेंट की वजह से उसको समाज में रेपुटेशन उसकी ख़राब हुई है, इसलिए उसको कॉम्पेंसेशन दिलाया जाए। अब जो पब्लिकेशन कंपनी थी उसने कहा कि उसका इंटेंशन तो था ही नहीं उसको डिफेम करने का, ना उसने उसको रेफ़र किया था। तो रेफ़र डायरेक्ट हो या ना हो, अगर उसकी स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, तो भी डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। और इस केस में भी यही बताया गया था कि अगर आपकी स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफ़र हो रही है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। थर्ड एसेंशियल है इसमें, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होनी चाहिए। अब पब्लिकेशन कैसा? पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में या किसी अदर चीज़ में पब्लिश होनी चाहिए। पब्लिकेशन का मतलब है कि जो मैटर है, जो स्टेटमेंट है, वो किसी अदर पर्सन की नॉलेज में भी आना चाहिए अदर देन दी प्लेंटिफ। दोस्तों इस पॉइंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग नॉन द मैटर टू सम पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लेंटिफ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में भी वो मैटर आना चाहिए। दस, नो एक्शन कैन बी मेंटेन अनलेस देयर इज़ अ पब्लिकेशन। यानी कि दोस्तों जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आएगा तो डेफेमेशन का केस नहीं बन सकता, कोई भी कॉम्पेंसेशन मेंटेन नहीं किया जा सकता। नो सिविल एक्शन देयरफॉर लाइज इफ द डिफेमेटरी वर्ड्स आर कम्युनिकेटेड ओनली टू द पर्सन स्पोकन ऑफ बिकॉज दैट कैन नॉट इंजर हिज रेपुटेशन। यानी कि दोस्तों अगर सिर्फ डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है तो किसी भी तरह का डेफेमेशन नहीं बन सकता, क्योंकि अकेले में किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हानि नहीं पहुंच सकती, ऐसा लॉ का प्रिज्यूम करना है। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है और बी नामक एक व्यक्ति है। ए नामक व्यक्ति ने अकेले में बी नामक व्यक्ति को चोर कहा, तो क्या उसकी इस स्टेटमेंट से बी नामक व्यक्ति की रेपुटेशन को कोई हमला हो सकता है? जब तक इस बात की खबर किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। वहीं अगर ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को चोर कहा है सी नामक व्यक्ति के सामने, तो ये डेफेमेशन बनेगा, जिसके लिए बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति पर सूट फाइल कर सकता है और कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो अब हमने देख लिए डेफेमेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स, यानी कि डेफेमेशन को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन इज अ जेनेरिक टर्म कंटेनिंग इट्स टू फॉर्म्स, पहला लाइबल एंड स्लैंडर। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबल से। अ लाइबल इज अ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म टेंडिंग टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज। यानी कि दोस्तों अगर हम लाइबल डेफेमेशन की बात करें तो लाइबल डेफेमेशन एक फॉल्स या डेफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजर करती है, डाउन करती है, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। वहीं अगर हम बात करें स्लैंडर की, अ स्लैंडर इज़ ए फॉल्स एंड डेफेमेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन सम ट्रांजिटरी फॉर्म टेंडिंग टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अनदर without lawful justification or excuse. It may be noted that slander is not actionable without proof of special damage. यानी कि दोस्तों अगर हम स्लैंडर की बात करें तो स्लैंडर जो है एक डेफेमेटरी या फॉल्स वर्बल और ओरल स्टेटमेंट होती है। लाइबल की हमने बात करी वो पब्लिकेशन होती है, जबकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि वर्बल या ओरल स्टेटमेंट जो किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को डाउन करती है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन किया एक्सक्यूज़ की। तो स्लैंडर जब तक एक्शनेबल नहीं होगी, जब तक मेंटेनेबल नहीं होगी, जब तक जिस व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन हुई है
वो उस चीज़ का स्पेशल प्रूफ दे दे, यानी कि बिना प्रूफ के स्लैंडर एप्लीकेबल नहीं होगी। नो प्रूफ नो डेफामेशन। इन दोनों की डेफिनेशन से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए अगले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर, जो आपको इन दोनों डेफामेशन के बीच में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, अच्छे से डिफरेंसेस क्लियर कर देगा। लाइबल स्लैंडर। लाइबल इज द डेफामेशन इन अ रिटन परमानेंट फॉर्म नॉर्मली एड्रेस्ड टू दी आई। यानी कि दोस्तों लाइबल जो है बेसिकली रिटन फॉर्म में होता है, जो आई से कॉन्टैक्ट करता है, यानी कि रिटर्न होगा जब भी तो आई से कॉन्टैक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें स्लैंडर की, स्लैंडर इज द डेफामेशन इन एन ओरल और ट्रांजिएंट फॉर्म एड्रेस टू द एयर। यानी कि स्लैंडर जो होता है वो एक ओरल फॉर्म में होता है, जो कि कान के थ्रू, हमारे एयर के थ्रू कम्युनिकेट होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड लाइबल इज बोथ अ टोर्ट एंड क्राइम। यानी कि अगर हम बात करें लाइबल की, तो इंडिया में और इंग्लैंड में लाइबल जो है वो टॉर्ट भी है और वो क्राइम में भी कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें स्लैंडर की, इन इंडिया स्लैंडर इज ऑल्सो बोथ अ टॉर्ट एंड अ क्राइम, बट इन इंग्लैंड स्लैंडर इज अ सिविल रॉन्ग ओनली। स्लैंडर की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो उसको दोनों तरह से कंसिडर किया जाता है, टॉर्ट भी और क्राइम भी। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में स्लैंडर को सिर्फ और सिर्फ सिविल रॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि क्राइम के तौर पर। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ लाइबल देयर एग्जिस्ट मलाइस एंड ग्रेटर डेलिब्रेशन। यानी कि दोस्तों लाइबल के अंदर मलाइस इंटेंशन और डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि इंटेंशन जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें स्लैंडर की, स्लैंडर में बी अटर्ड इन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड अंडर अ सडन प्रोवोकेशन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैलाइस इंटेंशन है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाती है कोई चीज़ें, या फिर सडन प्रोवोकेशन की वजह से भी निकल जाती है। लास्ट इसमें डिफरेंसेस है, इन केस ऑफ लाइबल द एक्चुअल पब्लिशर मे बी एन इनोसेंट पर्सन एंड दस मे नॉट बी लाइबल। यानी कि दोस्तों लाइबल के अंदर जो पब्लिशर है वो इनोसेंट भी हो सकता है, इसलिए वो कई बार लाइबल नहीं भी होता। अब आप सोचेंगे यार कैसा बेवकूफ़ इंसान है, अभी तो उसने कहा कि इंटेंशन होती है, अभी वो कह रहा है कि नीचे इनोसेंट भी हो सकता है, तो इसलिए कई बार लाइबल नहीं होता। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो हमने अभी एग्जांपल दिया था वो न्यूज़पेपर पब्लिशर वाला, कि उसने पब्लिश कर दिया, उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई भी आदमी है इस नाम से जिसके बारे में हम डाल रहे हैं। उसने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट उठाया और डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कितनी बार वो पब्लिशर जो होता है इनोसेंट होता है, जिसकी वजह से वो लाइबल नहीं ठहराया जाता। स्लैंडर की अगर हम बात करें, वो कहता है इन केस ऑफ स्लैंडर द पब्लिशर एक्ट्स कॉन्शियसली एंड वॉलेंटरली एंड मस्ट ऑलवेज बी लाइबल। यानी कि दोस्तों स्लैंडर की अगर हम बात करें, जो एक्ट है वो पब्लिशर की वॉलेंटरली किया जाता है, इसलिए वो हमेशा से लाइबल किया जाएगा, हमेशा ही लाइबल होगा। तो ये थे हमारे बीच में स्लैंडर और लाइबल के कुछ डिफरेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब क्या सभी स्टेटमेंट्स, सभी डेफामेटरी स्टेटमेंट डेफामेशन की कैटेगरी में आती हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं डेफामेशन के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? पहला इसमें एक्सेप्शन है जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट हमने करी है और वो किसी ट्रूथ को जस्टिफाई कर रही है, कोई ट्रूथ है, तो फिर डेफामेशन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को चोर कहा, अब वो सच में चोर है, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आ गया कि उसने जो कहा है वो ट्रुथ का है, सच का है, तो यहाँ डेफेमेशन नहीं लगेगा। दूसरा इसमें एक्सेप्शन है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। यानी कि अगर दोस्तों किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट किया है और वो फेयर है, वो बोनाफाइड है, जेन्युइन है, तो भी डेफेमेशन नहीं बनता है। बट द कमेंट मस्ट बी बोनाफाइड एंड मस्ट नॉट बी मेड अ क्लॉक फॉर मेलाइस। यानी कि जो कमेंट किया जा रहा है वो बोनाफाइड होना चाहिए, या फिर वो किसी भी मेलाइस इंटेंशन से नहीं किया जाना चाहिए। लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ टॉड। यानी कि दोस्तों अगर कोई लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म किया गया है किसी भी टिप्पणी पर, किसी भी चीज़ पर, तो भी टॉट नहीं बनेगा। थर्ड इसका एक्सेप्शन है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। यानी कि दोस्तों कुछ केसेस में कई जगह पर प्रिविलेज मिल जाता है, जिसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको डेफामेटरी कैटेगरी में नहीं लाया जाता। प्रिविलेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज
और क्वालिफाइड प्रिविलेज। पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज की। एब्सोल्यूट प्रिविलेज में दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि अगर पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग है तो उसको भी डेफामेट्री में नहीं लाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि उनको भी प्रिविलेज मिला होता है। थर्ड है मिलिट्री और नेवल प्रोसीडिंग्स। इन प्रोसीडिंग्स को भी हम डेफामेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि इनको भी प्रिविलेज मिला होता है। और फोर्थ है स्टेट प्रोसीडिंग्स। वहीं अगर हम बात करें क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर, तो क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर आते हैं स्टेटमेंट मेड इन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, यानी कि किसी ड्यूटी के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट की गई है तो भी उसको प्रिविलेज मिला हुआ है और वो डेफामेशन के अंडर में नहीं आती है। दूसरा है स्टेटमेंट मेड इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो भी डेफामेशन में नहीं आएगी, उसको भी प्रिविलेज मिला हुआ है। और थर्ड है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स। जहाँ पर कोई भी फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट दी गई है तो उसको भी प्रिविलेज मिला हुआ है, वो भी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आती। तो दोस्तों ये थी डेफामेशन की वीडियो, जिसमें हमने बात करी डेफामेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल, काइंड्स, डिफरेंसेस बिटवीन लाइबल, स्लैंडर और इसके एक्सेप्शन। दोस्तों इसी के साथ साथ हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी जैसे लॉज की वीडियोस चाहिए तो हमने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल लॉ लेक्चर बाय तरुणा शर्मा के नाम से बना रखा है। उस चैनल पर हमने सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ह्यूमन राइट्स, कंपनी लॉ, क्रिमिनोलॉजी और इन्वायरमेंटल लॉ जैसी बहुत सारी लॉ की वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर जाने के लिए आप इधर क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको उस चैनल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। हमने इस वीडियो के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक और अपने फेसबुक पेज का लिंक भी डाल दिया है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हमें वहाँ पर मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।